आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी यहाँ पहुंचे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो विषय है वो विषय उत्तराखंड की माटी बेटी से जुड़ा हुआ विषय है। उत्तराखंड देवभूमि में जिस प्रकार से मूल निवास और भू कानून की मांग उठ रही है उससे जुड़ा हुआ विषय है। आज का जो विषय है उस विषय से यह साबित होता है कि क्या उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में भू माफियाओं से जमीन बचाने में क्या कोई कोशिश कर रही है, या जो अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम सशक्त भू कानून के पक्ष में है, कहा जा रहा है कि बाहरी प्रदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति यहाँ कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। इस प्रकार की जो चीजें उत्तराखंड सरकार द्वारा समय समय पर अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, या यहाँ के मुख्यमंत्री या मंत्रियों या नेताओं के बयानों से निकल रही है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर थोड़ा संदेह हो रहा है। संदेह इसलिए हो रहा है कि जो आज मैं मामला लेकर आया हूं, मैं ये कहना चाहता हूं वो मामला ये है कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में एक भूमि खरीदने को लेकर एक कटअप जो डेट रखी गई है, उसमें अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारी नहीं खरीद पाएंगे कृषि भूमि, ये खुद मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े उसमें अखबारों में दिया था। और बड़े बड़े अखबारों में देकर एक बयान दिया गया था कि 12 सितंबर 2003 से पहले प्रदेश में अचल संपत्ति के खरीद सकेंगे जमीन। इनका कहना है कि 12 सितंबर 2003 से पहले प्रदेश में अचल संपत्ति जिसके पास होगी वही उत्तराखंड में भूमि खरीद पाएंगे। तो आज ऐसा मुद्दा है कि ऐसे लोग जो उत्तराखंड के नहीं है, उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, वो यहां के नहीं है, सीधे कश्मीर के हैं। वो कश्मीर से आए हैं और कश्मीर से, मैं अगर टैगलाइन इसे दूं तो उत्तराखंड सरकार की नाकामी के चलते जम्मू कश्मीर के निवासी को बनाया गया उत्तराखंड का भूमिधर। ये आज का टॉपिक है और उसके पूरे तथ्य, उसके पूरे जो साक्ष्य है वो हमारे पास है। मामला ये है कि देहरादून जिले के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के कालसी परगने में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुलाम हैदर। इस व्यक्ति की यदि मैं बात करूं, गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है। गुलाम हैदर उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है। अब आप देखिए कि इन लोगों ने जब भूमि क्रय की तो लगभग 10 बीघे के करीबन है और कृषि भूमि है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड सरकार का सरकारी गजट जो उत्तरांचल का जो भूमि को क्रय विक्रय को लेकर है वो ये है, उसमें साफ लिखा जाता है कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उत्तरांचल राज्य के धारा 129 में उल्लेखित किसी भी श्रेणी के खातेदार अथवा उत्तरांचल में स्थित किसी अचल संपत्ति के स्वामी जिसने 12/9/2003 या उससे पूर्व ऐसी संपत्ति अर्जित कर ली हो, अथवा ऐसे खातेदार या संपत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आश्रय, परिवार के सदस्यों की परिभाषा समझ लीजिए। अभी वो भी चीज आने वाली है, वो कहेंगे कि हमारे परिवार का है। परिवार के सदस्यों की जो यहाँ पर परिभाषा है उसमें साफ लिखा गया है पति पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित माता पिता दादा दादी भाई और अविवाहित विधवा पृथकता एवं तलाकशुदा बहन से है के पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकेगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि हमारा जो जियो है उत्तराखंड का, जमीन को खरीदने को जो क्रय विक्रय का जो क्रय करने का जो जियो है, उसमें यह साफ दे दिया है कि 13 सितंबर 2003 से पूर्व जिसके पास यहाँ अचल संपत्ति होगी वही उत्तराखंड में कृषि भूमि या इस प्रकार से भूमि खरीद पाएगा। दूसरी बात है कि अनेकों बार समय समय पर सरकारों ने चेंजेस किए, परंतु वो केवल इसलिए चेंजेस किए, उसमें 250 गज का जो मामला था वो था
उसमें यह नहीं है कि आप अनलिमिटेड भूमि कितनी भी खरीद लो। बीच में त्रिवेंद्र राव जी ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया था, पर कृषि भूमि के लिए उन्होंने भी नहीं किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज हमारे हाथ जो ये रजिस्ट्री लगी है, जो ये रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री में गुलाम हैदर द्वारा 0.07688 हेक्टेयर भूमि कालसी में खरीदी गई है, और ये लगभग 10, सवा 10, साढ़े 10 बीघा के तकरीबन होती है, जिसमें 8 लोगों ने ये भूमि उन्हें बेची है, जिसमें लिखा हुआ है श्री गुलाम हैदर पुत्र श्री हैदर अली निवासी ग्राम व पोस्ट अंबाड़ी तहसील विकासनगर जिला देहरादून। ये ठीक है, ये अस्थायी पता है। साथ में स्थायी पता लिखा गया है हाल निवासी निकट मस्जिद शरीफ थांग नुब्रा लेहल तुर्तुक लद्दाख। यह साबित होता है कि व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और गलत तथ्य देकर यहां पर भूमि को खरीदा गया है। जब गलत तथ्य दिए हैं और भूमि खरीद ली गई है, तो जब यह मामला लोगों के संज्ञान में आया, लोगों ने विरोध किया या लोगों ने शिकायत पत्र दिए, तो इन्होंने और भी इसमें चालबाजी की। इन्होंने कहा नहीं, हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। इन्होंने कहा कि हमारी माता यहां से है, इनकी माताजी यहां से है, पर उनकी शादी जम्मू कश्मीर में हुई थी। अगर मैं जौनसार से हूं, मेरी माताजी उत्तरकाशी से है, तो मैं मूल जो हूं मेरा जौनसार ही माना जाएगा। यह नहीं है कि मामा के नाम पर या वहां के उस पर मुझे उत्तरकाशी में वो अधिकार मिल जाएंगे जो मेरे मूल उसमें मिलते हैं। यही यहां पर उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा कि इनकी माताजी है, उनकी शादी जम्मू कश्मीर में हुई, और जम्मू कश्मीर में के मूल निवासी होने के बहुत से प्रमाण हमारे पास है। जम्मू कश्मीर मूल निवासी होने के प्रमाण हमारे पास इसलिए है कि जब ये मामला चला, तो इस मामले में जब ये थोड़ा बौखलाए, तो इन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। और वो कुल्हाड़ी इस प्रकार से मारी कि इन्होंने एक सर्टिफिकेट वहां से बना के लाया। वो एसटी का सर्टिफिकेट है, वहां जनजाति में ये आते हैं, परंतु एसटी के सर्टिफिकेट में ये लिखा गया है कि जो गुलाम हैदर है वो यही जो मैंने एड्रेस अभी बताया है वहां के हैं, और इनके फादर भी वहां के थे, और ग्रैंडफादर जो रोजी महमद है वो भी वहीं के थे। तो जब 3 पीढ़ियों से वहां के मूल निवासी हैं, तो किस प्रकार से गलत तथ्य देकर उत्तराखंड के एक जनजातीय क्षेत्र में आपने जमीन खरीदने का दुस्साहस किया? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अब ये किंतु परंतु करेंगे कि हम यहाँ के मूल निवासी है, वहां के नहीं है। तो सबसे बड़ा तथ्य ये है, ये भारत सरकार से लिया गया डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। अगर वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो किस अधिकार के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो गए? और अगर वो जम्मू कश्मीर के हैं, तो किस अधिकार के तहत जनजातीय क्षेत्र जौनसार पावर के भीतर 10 बीघा से अधिक जमीन धोखाधड़ी करके ले ली या गलत तथ्य देकर ले ली? ये दोनों प्रश्न आपस में टकरा रहे हैं। अगर गुलाम हैदर उत्तराखंड का मूल निवासी है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर कैसे हो गए? अगर गुलाम हैदर मूल निवासी जम्मू कश्मीर का है, तो देहरादून के जौनसार बावर के जनजातीय क्षेत्र में 10 बीघा से अधिक जमीन किस अधिकार से ली? अब दूसरी बात यह है, अगर साधारण व्यक्ति होते शायद इतना मामला नहीं उछलता। दूसरा मामला यह है कि गुलाम हैदर जो नामक व्यक्ति है, ये सब इंस्पेक्टर पद पे थे। 2001 में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि होती है, और उस गतिविधि में इनकी संलिप्तता पाई जाती है, जिसके बाद इन्हें टर्मिनेट किया जाता है, हटाया जाता है। सरकारों का क्या गठजोड़ था हमें नहीं पता, पर नेक्स्ट सरकार जब 2007 में आती है, तो इन्हें फिर बहाल किया जाता है। इसमें साफ लिखा गया है कि जो आतंकवादी गतिविधि जो 2001 में हुई थी, उसमें इन पर भी निशाना साधा गया था, इनका भी नाम आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड सरकार इतनी कमजोर हो गई है? अगर एक जनजातीय क्षेत्र के ये हाल है, जिस जनजातीय क्षेत्र में अपने अधिकार है लोगों के पास भूमि के, जिस जनजातीय क्षेत्र में आसानी से भूमि नहीं खरीदी जाती है, जिस जनजातीय क्षेत्र को आसानी से टारगेट नहीं किया जा सकता है,
अगर उस जनजातीय क्षेत्र के ये हाल है तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के भूभाग के अंदर 13 जनपद, उन जनपदों के क्या हाल होंगे। क्या इसी प्रकार से ये गोरखधंधा चल रहा है? अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो इनकी रजिस्ट्री थी, इन्होंने उसमें दिखाया था कि हमने जो जमीन ली है, और यह भी लिखाया गया है यह कि क्रेता परिवार के नाम पर उत्तराखंड में 2003 से पूर्व भूमि है। इस कारण क्रेता द्वारा भूमि क्रय करने में उत्तरांचल राज्य उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश अधिनियम 1950 अनुकूलन एवं रूपांतरण आदेश 2001 संशोधित अधिनियम 2003 अधिनियम 7 के अंतर्गत पूर्ण रूप से सक्षम है। ये गलत तथ्य दिए हैं। अगर इनके नाम पर 2003 से पहले के तथ्य हैं तो वो तथ्य रखे। इन्होंने जो तथ्य रखा, इन्होंने एक तथ्य रखा था कि उनके पास किस प्रकार की भूमि 2003 से पहले की थी। वो तथ्य ऐसा रखा, इन्होंने जिक्र किया कि इनके पिता या इनके भाई के नाम एक लीज हुई थी, जो वन विभाग लीज देता है। उसमें भी आरटीआई से जब जवाब मांगा गया तो श्री मोहम्मद अली पुत्र हैदर अली को जो देवबन 11 में 0.017 जो क्षेत्रफल के हेक्टेयर है, उसमें आवास के लिए लीज दी गई थी 1970 में, और जो काल बाधित हुई थी वो 15/12/1970 में। तो हम ये भी नहीं मान सकते कि इनके पास 1 वर्ष के लिए भी लीज रही हो। कुछ ना कुछ खामी रही होगी, कुछ ना कुछ चीजें निकली होगी, जिससे 1970 में लीज दी गई और 1970 में ही लीज को खत्म किया गया। इस प्रकार की चीजें केवल ये मात्र देने से ये नहीं हो जाएगा कि आपके पास इससे पहले भूमि थी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये मामला जब संज्ञान में आया तो शिकायतकर्ता द्वारा ये मामला जिलाधिकारी देहरादून को दिया गया। जिलाधिकारी देहरादून ने निर्देश किए वहां के तहसीलदार को कि आप उसमें आप जरा देखिए किस प्रकार से ये मामला है। तो जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, तो ये कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून का है, और वर्तमान जो डीएम सोनिका जी थे उनका ही ये लेटर है। उन्होंने कहा, उप जिलाधिकारी कालसी को उन्होंने लिखा और कहा, उपरोक्त विषय तहसीलदार कालसी के द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 15/6/2023 में मया पत्रवाली का मेरे द्वारा परिशीलन किया गया। पत्रवाली से स्पष्ट है कि श्री गुलाम हैदर द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मौजा 82 नहरी जौनसार बावर तहसील कालसी जनपद देहरादून में क्षेत्रफल 0.7688 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है। डीएम महोदय भी कह रही है कि इसमें जमींदारी विनाश अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। अब आगे क्या होता है, तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा इस संबंध में 26/5/23 को अपनी स्पष्ट आख्या तहसीलदार कालसी को प्रेषित की गई है। नियमानुसार तहसीलदार कालसी द्वारा 166/167 जमींदार विनाश अधिनियम के अंतर्गत आपके न्यायालय को आख्या प्रेषित करते हुए अग्रिम कार्रवाई की संस्तुति की जानी थी, जो कि तहसीलदार के द्वारा प्रेषित नहीं की गई है। प्रथम दृष्टया तहसीलदार कालसी के स्तर से गंभीर अनियमितताएं सिद्ध होती है। तहसीलदार के जो वो था उसमें भी गंभीर अनियमितताएं सिद्ध होती है। ये लेटर इनका सरकारी लेटर है। अब आरोप ये है, पत्रावालियां चली, मामला तहसीलदार से एसडीएम डीएम तक गया। वहां पर जो कानून गो थे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि भाई ये जो भूमि है ये गलत तरीके से, गलत तथ्य देकर इन्होंने अर्जित की है, इन्होंने खरीदी है। इस भूमि को राज्य सरकार की संपत्ति में ऐड किया जाए, ये वहां के कानूनगो ने लिखकर रिपोर्ट दी थी। होता क्या है कि हमेशा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि चपरासी से लेकर एसडीएम तक यहां पर नेताओं के रह कर्मों पर बनाए जा रहे हैं, पैसा देकर बनाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर कर बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही एसडीएम की एक नीति चक्रता और कालसी के लिए हाल ही में होती है, और उन एसडीएम महोदय द्वारा क्या किया जाता है, डीएम की जो रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा जा रहा है कि अनियमितताएं हुई है, तहसीलदार की जो रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा जा रहा है कि अनियमितताएं हुई है, कानून गो की जो रिपोर्ट है जिसमें लिखा जा रहा है कि भाई भूमि गलत तथ्यों देकर हासिल की गई है, उन्हें राज्य सरकार की संपत्ति में सम्मिलित किया जाए, उन सबको लांघकर ऐसे एसडीएम वहां पर बैठते हैं और वो मोटी अटेजी लेकर
एक मोटी अटैची लेकर इनका काम आसान कर देते और इन्हें क्लीन चिट देकर कहते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड में हुई है, इसलिए ये भूमि खरीद पा रहे हैं। आज वही बात आ गई है। आज ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए सेवाजन कार्यालय से जो नियम थे वो हटाकर कह दिया गया है कि उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई उत्तराखंड मान्यता प्राप्त संस्थानों से करेगा वो ग्रुप सी और ग्रुप डी में वो आवेदन करने के लिए मान्य होगा या आवेदन करने के लिए उन्हें छूट होगी। तो ये दरवाजे किसके लिए खोले जा रहे हैं और ये दरवाजे किसके द्वारा खोले जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। क्या ये सरकारें, ये नेता हमारे हो सकते हैं? जिन नेताओं और सरकारों को बनाने के पीछे हम सबकी मेहनत है, हम जनता की मेहनत है, हमारे खून पसीने की मेहनत है, या हमारे ये कहें कि जो हम उत्तराखंड में जन्मे हैं, यहां पर जो हमारे संसाधन है, उन चीजों को लूटकर ये आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, क्या ये रास्ते हमारे नेताओं और सरकारों द्वारा किसके लिए खोले जा रहे हैं? ठीक है, भारत एक देश है, हम राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, परंतु जहां अनेकों प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी वहीं के स्थानीय लोगों के लिए 100% रखी गई है, क्यों उत्तराखंड में इस प्रकार का खेल किया जा रहा है? उस समय ग्रुप सी और ग्रुप डी में हाई स्कूल इंटर का हवाला दिया गया। आज एसडीएम महोदय ने यह कहकर लिखा है कि गुलाम हैदर की शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड में हुई है, इसलिए ये यहां पर भूमि खरीद पा रहे हैं। क्या जब मर्जी जैसे मर्जी कानून को तोड़ मरोड़ के करते रहोगे या कानून को बदलते रहोगे? जब ये लिखा गया है, ये सरकारी गजट जब उत्तराखंड बना, जब उत्तराखंड अलग हुआ, तो इसके माध्यम से उत्तराखंड में भूमि की क्रय होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इसको दरकिनार करके कुछ चीजें हो सकती है? क्या भूमि खरीदी जा सकती है? नहीं खरीदी जा सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हमारा जमींदार जो भूमि जो कानून है, या इसको कहें कि 2003 का जो हमारा भूमि कानून है, उसको दरकिनार करके हमारे कालसी क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधि हुई है, इस प्रकार की चीजें हुई है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि एसडीएम कालसी के द्वारा जो गलत निष्कर्ष दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी यहीं से हम डीएम कार्यालय भी जाएंगे, डीएम को भी ये मामला फिर संज्ञान में लाएंगे। हो सकता है कि उनके संज्ञान में तब था जब उनके टेबल पर फाइल थी, सोचा होगा मामला निपट गया, परंतु अभी एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी, एडीजीसी विकासनगर जो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता है, जो सरकार की पैरवी करते हैं, उनके द्वारा गलत परामर्श दिया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात है कि उन्हें शह कहां से मिल रही है? इतनी हिम्मत कहां से हो रही है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी होने के बाद अपने आप को उत्तराखंड का मूल निवासी बता रहे हैं? इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है, सचिवालय में बैठे कुछ लोग और उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2 सरकारी अधिवक्ता जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें से गुलाम हैदर का रिश्तेदार भी है। तो ये जो गठजोड़ है, प्रशासन से लेकर न्यायालय तक का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ के चलते गुलाम हैदर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या उसने गलत तथ्य देकर जमीन खरीदी गई है, सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि तहसीलदार कालसी, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी इसी प्रकरण में अनियमितता पाई गई थी, उनका स्थानांतरण दोबारा आजकल में ही दोबारा कालसी में कर दिया गया है। क्या ये मामले को सेटलमेंट करने की तैयारी तो नहीं? क्या ये मामले को दबाने की तैयारी तो नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार रोज जो हमारे राष्ट्रीय अखबार है, उनके फर्स्ट पेज पर लाखों रुपए के विज्ञापन देकर ये कह रहे हैं कि भूमि कानून हम लाएंगे और बाहर के व्यक्ति भूमि नहीं खरीद पाएंगे, तो इस प्रकार की घटना उनके नाक के नीचे से हो रही है। तो ऐसे उत्तराखंड का जनमानस कैसे विश्वास कर पाएगा सरकार के प्रति कि हमारी सरकारें हमारी सुरक्षा के लिए लगी है, हमारी सरकार हमारी जमीन या माटी बेटी को बचा रही है? ऐसे कैसे विश्वास होगा? हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जितने भी कर्मचारी अधिकारी संलिप्त है, जिन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर, गलत जानकारियों के आधार पर इस जमीन को गुलाम हैदर को दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो इसमें नाम आ रहे हैं, सरकारी वकील होते हुए, सरकारी अधिवक्ता होते हुए, वो चाहे आपके जिला कोर्ट में हो या उच्च न्यायालय तक हो, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि किस मंशा से
कृषि भूमि को खरीदकर 10 से अधिक बीघा उन्होंने खरीदकर वहां पर क्या करना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा गया है, लिखा भी है कि उसमें केवल 15 एक पेड़ है। आप मीडिया बंधु अगर ट्रायल करना चाहते तो जाइए, उस जो बाग खरीदा गया उसमें जाइए, तकरीबन 100 के तकरीबन आम के पेड़ या अलग अलग बड़े बड़े पेड़ हैं। तो आपने किस आधार पर लिख दिया कि 10 से 15 पेड़ है? ये तमाम चीजें जो हो रही है, इसमें हम सीधा सीधा सरकार को ये दोष देते हैं कि आपके नाक के नीचे एक जनजातीय क्षेत्र के भीतर ये चीजें हो रही है। और जनजातीय क्षेत्र के भीतर अगर इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि और उत्तराखंड के जो जिले हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी या मैदानी जिले हैं, वहां पर तो इससे अति हुई होगी या इससे ज्यादा जो ग्राफ है इसका और होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज का जो उद्देश्य ये था कि हमारे हाथ जो ये तथ्य लगे थे, इन तथ्यों को उत्तराखंड की जनमानस के सामने रखना था और इन तथ्यों के माध्यम से ये बताना था कि उत्तराखंड में भूमि कानून क्यों जरूरी है। उत्तराखंड में भूमि कानून इसलिए जरूरी है कि अगर इस प्रकार से गलत तथ्य देकर यहाँ पर भूमि ली जा रही है या गलत चीजों को प्रस्तुत करके भूमि ली जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे लिए वो घातक है, हमारे भविष्य के लिए घातक है। आज भूमि ले ली है, 5-10 साल बाद वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना देगा। और इनकी माता ने भी 2007 में भूमि ली है, ठीक है, ली है, वो क्राइटेरिया भी ज्यादा है, जो 250 वर्ग उसका था उससे भी ज्यादा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे कि उनके मामा जी यहाँ के थे और उस आधार पर वो ले रहे हैं, तो ये गलत है। जो रिश्तेदार नहीं, जो परिवार की परिभाषा दी गई है, उस परिवार की परिभाषा में मामा मुमा कोई नहीं है। अगर मैं कश्मीर से शादी कर रहा हूं तो मेरे बच्चों को यहीं का मूल निवास मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ उनको लेकर आ रहा हूं और मेरे वो बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कश्मीर का मूल निवास दिया जाए। तो ये सारे तथ्य, ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। इन तथ्यों के आधार पर हमने ये बात जनता के सामने रखने की कोशिश की और सरकार को कहने की कोशिश की कि आप इस और ध्यान दीजिए। आपके जो भ्रष्ट अधिकारी, जो एसडीएम, जिस नियम विरुद्ध एसडीएम को जो बनाया था, उसके खिलाफ जब हमने प्रेस करी, उसके खिलाफ जब हमने बोला, तो इनमें ऐसे करप्टेड एसडीएम जिन्होंने इसमें अटेजी लेकर काम किया है, उन्होंने भी साइन करा था कि बॉबी पवार के खिलाफ कार्रवाई हो। हम मनीष बिष्ट के समर्थन में हैं। तो ऐसे भ्रष्ट एसडीएम जब तक हमारे सिस्टम के भीतर रहेंगे, सिस्टम नहीं सुधर सकता। सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जितने भी अधिकारी संलिप्त है, कर्मचारी संलिप्त है और सरकार के जो लोग संलिप्त है, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर हम फिर से डीएम महोदय के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ इसको पूरा देंगे, अपने जो चिट्ठा है कि आपने इस पर पहले भी व्यक्त किया था कि चीजें गड़बड़ हुई है, तो आपने इस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं की।